नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत ये आज आपका जो लेक्चर नंबर होगा ये आपका लेक्चर नंबर 3 होगा, या ये कह लो जो हमारा डे होगा ये आज आपका तीसरा दिन होगा इसमें। तो तीसरे दिन को लेकर आज हम पूरे करेंगे। अब तो ये जो करंट अफेयर चल रहा है आपका अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक हम इसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम 2022 से ये मान लो कि अगस्त से दिसंबर तक का ही हम सबसे पहले कवर करके चल रहे हैं। उसके बाद में हम जनवरी से अप्रैल में आगे के लिए बढ़ेंगे इसके। तो देखो ये सबसे ज्यादा जो वीडियो इंपोर्टेंट होगा ये आपका यूपीपीएससी, अर्थात यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं या होंगे भविष्य में उनके लिए यूजफुल होगा। लेकिन मेनली जो फोकस रहेगा ये पीसीएस, आरओ, एआरओ और ईईओ, सबसे ज्यादा यहाँ पर इनका फोकस रहेगा करंट अफेयर का। अब ये जो देखो इसका जो सोर्स होगा, करंट अफेयर का सोर्स होगा आपका जो भारत सरकार के स्रोत होते हैं, जैसे संसद टीवी, पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर यहाँ से जितने भी करंट अफेयर की होंगे ये यहाँ से उठाया जाए। अब देखो ये केवल करंट अफेयर ही नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ये करंट अफेयर के साथ साथ एडिटोरियल और प्लस जो आपकी स्टैटिक जीके होती है उसको भी कवर करके चलेगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे दिन में। और सवाल देखो, पहले इससे पहले मैंने आपको 60 सवाल करा दिए ऑलरेडी, क्योंकि 30-30 की सीरीज चल रही है। तो 60 सवाल मैंने वहां पर करा दिया और हम 60 से आगे इसके बढ़ेंगे, अर्थात 61 से आज 90 तक यहाँ पर हम इसको पूरा कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। और जो पहला ही सवाल है, इम्पोर्टेंट है और काफी डिटेल के साथ। देखो इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसमें आपको जनजाति के बारे में पता लगेगा और वहां से जो आपका चैप्टर है ज्योग्राफी में जनजातियों का, वहां से भी अक्सर सवाल बनते हैं। तो कुछ जनजातियां भी आपको याद रखनी होंगी यहाँ पर, कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी इसका देखने को मिलेगा। जैसे कैबिनेट के द्वारा 4 समुदाय को अनुसूचित जनजाति में रखने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया। कैबिनेट द्वारा अर्थात जो सरकार है, भारत सरकार है, उसके द्वारा 4 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में रखने का प्रस्ताव रखा गया। तो वो किसकी अध्यक्षता में हुई है? पीएम मोदी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के लोगों सहित अनुसूचित जनजातियों की सूची में 4 जनजातियों को जोड़ने को मंजूरी दे दी है। कौन कौन सी 4 जनजाति? देखो ये इसे मत मानना यार, ये तो एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पर, ये तो पहले से ही है। उत्तर प्रदेश की गौड़ जनजाति, तो हिमाचल प्रदेश की हेती जनजाति। अब ध्यान रखना है कि देखो ये मैचिंग के लिए पूछ लेगा, एक तरफ राज्य दे देगा और दूसरी तरफ जनजाति। तो वहां से भी आप ये मत सोचना कि जी ये सवाल कहाँ से आ गया, ये भी कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेट करेगा सवाल। तो हिमाचल प्रदेश की हेती जनजाति, तमिलनाडु की नारी कोरवन और कुरी की विकिरण, क्या कुरी विकरण, तो ये जनजाति है तमिलनाडु की। और छत्तीसगढ़ की विंझिया और कर्नाटक की बेट्टा कुरुबा। तो ये जो 4 जनजाति हैं आपकी, हेती, नारी कोरबन, विंजिया और बेट्टा कुरबा, ये आपको मैचिंग के लिए भी पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। इन्हीं को ही जनजातीय समूह में रखने के लिए भारत सरकार ने या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो देखो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन होते हैं? जनजातीय मामलों के मंत्री वर्तमान में है अर्जुन मुंडा साहब। और समुदाय को जनजाति में डालने का प्रावधान क्या है? सबसे पहले जो होगा समुदाय को जनजाति में रखना है या नहीं रखना है, उसके लिए क्या करती है, उस राज्य की सरकार तय करती है कि किस जनजाति को जनजातीय बनाना है या जनजाति नहीं बनाना। तो उस राज्य की राज्य सरकार तय करेगी और उसके बाद में जब राज्य सरकार तय कर देगी तो वो जो मामला है वो जाता है ट्राइबल अफेयर्स या जनजाति मामलों के मंत्रालय के पास जाता है। वो ट्राइबल अफेयर्स के पास, मंत्रालय के पास हो जाएगा। उसके बाद में जब ये वेरीफाई कर देंगे, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, तो इसके बाद ये जो मामला होगा ये जाएगा रजिस्ट्रार जनरल के पास। यदि यहाँ से भी रजिस्ट्रार जनरल ने भी इसको अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद में आप फिर से ये पहुंचेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास। इसके पास भेजने के बाद में जब यहाँ से भी पास हो जाता है, ऐसी नहीं है देखो कोई भी किसी भी जनजाति को समुदाय या ट्राइबल समुदाय में रखना इतना आसान काम नहीं होता, लंबा प्रोसेस चलता है इसका। और जब लंबा प्रोसेस चलता है तो आप खुद देख रहे हैं, पहले राज्य सरकार तय कर रही है, फिर ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल दे रही है, फिर ट्राइबल अफेयर के अप्रूवल के बाद में रजिस्ट्रार जनरल उसको अप्रूवल देगा और उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब भी उसको अप्रूवल देगा। और अंततः उसके बाद में जाकर कैबिनेट का फैसला इस पर अंतिम होता है। जो कैबिनेट होती है भारत सरकार की, वो कैबिनेट इस पर फैसला देगी और उसके बाद में कहीं वो लोग जनजातीय मामलों के या जनजातियों में, ट्राइबल जनजाति में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती है। कभी कभी प्रक्रिया पूछ लेगा स्टेटमेंट में बचा के बताकर उसने, यदि
प्रक्रिया पूछ ली, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, लेकिन यदि आप इसको याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो इनका जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 342 में आपको देखने को मिलेगा, संविधान के अनुच्छेद 366 और आपका 342 में आपको देखने को मिलेगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनकी जो जनसंख्या है या जनजातीय समूह की जो जनसंख्या है भारत में 8.61% है। तो देखो 2011 की जनगणना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2011 की ही जनगणना पढ़नी है, क्योंकि जो 2021 में जनगणना होनी थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसी वजह से आपको आंकड़े किसके याद रखने हैं? 2011 की जनगणना के ही आपको आंकड़े यहाँ पर याद रखने हैं। और 2001 से 2011 के बीच में, यही कह लो कि 2001 की जनगणना से और 2011 की जनगणना के बीच में इनकी संख्या में 23% की वृद्धि देखी गई। और इनका जो लिंगानुपात होता है वो 990 है। अर्थात लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं यहाँ पर देखने को मिली। भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय समूह समुदाय वाले राज्य कौन से? देखो कभी कभी मैचिंग के लिए यहाँ से पूछ लेगा आपको कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय समुदाय कहाँ रहता है, तो सबसे ज्यादा रहता है मध्य प्रदेश में। पहला नंबर मध्य प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा आपका उड़ीसा का है, चौथे नंबर पर राजस्थान आता है और पांचवें पर आता है आपका गुजरात। देखो भारत के जो लगभग विकसित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, ज्यादातर भी समुदाय भी इनमें भी पाए जाते हैं। कभी आप ये सोच बैठे कि जी जो बैकवर्ड एरिया है ज्यादातर वहां पर पाए जाएंगे, ऐसा मत कर देना, वरना सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इनकी जो साक्षरता दर है वो 59% है। अर्थात इनमें लोग जो है वो साक्षर जो है वो 59% लोग साक्षर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1975 में सरकार ने 52 समुदायों को एसटी श्रेणी में रखा था और 1993 में इनकी संख्या 52 से बढ़कर कितनी हो गई? 75 हो गई। और भारत के कितने राज्यों में निवास करते हैं? देखो भारत के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये समुदाय पाए जाते हैं। देखो थारू जनजाति के लिए संग्रहालय भी बनाया गया, ये करंट से रिलेट करेगा और उत्तर प्रदेश से रिलेट करेगा। तो थारू जनजाति के लिए 11 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। तो ध्यान रखना है ये राज्य का होगा, अर्थात ये यूपी का पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? आदिवासी संग्रहालय वो बलरामपुर जिले में खोला गया है। यह जनजाति गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है। कौन? जो आप यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा वजहर नामक पर्व भी मनाया जाता है। इसके द्वारा गौड़ गौड़ जनजाति के द्वारा वजहर नामक पर्व मनाया जाता है। तो देखो कुछ और भी यहाँ पर है, जैसे ग्रामीण उद्योग प्रोजेक्ट चलाए गए हैं इनके लिए। कैसे? यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा साहब। यह प्रोजेक्ट ट्राइबल जनजातियों के लिए चलाए गए। तो कुछ प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं जनजातियों के लिए, जैसे इनके लिए यूनिटी मल्टी स्किल प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। इनके लिए फंडिंग कहाँ से की जाती है? वो एनएसडीसी से फंडिंग की जाती है, और एनएसडीसी की जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य 450 ट्राइबल स्टूडेंट को ट्रेंड करना है। अर्थात जो ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसके तहत ही जो जनजातीय व्यक्ति होते हैं, जो उनको 450 व्यक्तियों को ट्रेंड करना है। और ये कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया मध्य प्रदेश में और झारखंड में। तो मध्य प्रदेश और झारखंड के ट्राइबल स्टूडेंट को ट्राइबल स्टूडेंट जो है वो उनकी संख्या 450 ली गई है ट्रेंड करने के लिए उनको। अब जनजातियों का विश्वकोश भी है कुछ। देखो जनजातियों का विश्वकोश क्या कहता है? हाल ही में जनजातियों का विश्वकोश उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि जनजातियों का विश्वकोश कहाँ जारी हुआ है या कहाँ किसने लॉन्च किया है? वो उड़ीसा राज्य ने। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, नवीन पटनायक जी। तेलंगाना में भी देखो उड़ीसा ट्राइबल जनजातियों के लिए कुछ करा गया है। जैसे हाल ही में राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। सवाल पूछ सकता है कि किस राज्य के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा, या 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, वो भी आपका तेलंगाना के द्वारा ही। और इस प्रकार तेलंगाना में आरक्षण कितना हो गया? 54% हो गया। और जबकि आरक्षण होना कितना चाहिए संविधान के अनुसार? 50% से प्लस नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण चलते हुए आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाया जा सकता है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव साहब हैं। तो वह नेक्स्ट है आपका, भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। अब देखो व्यक्ति के अनुसार व्यक्ति के अनुसार ये 15वीं राष्ट्रपति होंगी, लेकिन राष्ट्रपति के क्रम के अनुसार ये 16वीं होंगी। कारण क्या है? कारण है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे।
तो व्यक्ति के अनुसार ये 15वीं होंगी, जबकि क्रम के अनुसार ये 16वीं राष्ट्रपति होंगी। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत की राष्ट्रपति बनने वाली ये दूसरी महिला होंगी। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये दूसरी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। अब मुर्मू को, इनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? इनको 64% मत प्राप्त हुआ है। और जबकि विपक्ष के उम्मीदवार, इनको जरूर ध्यान रखना कि विपक्ष में कौन थे। यशवंत सिंह, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिंह को 36% वोट प्राप्त हुए। और मुख्य न्यायाधीश उस समय जो थे वो एनवी रमन्ना थे। एनवी रमन्ना ने 25 जुलाई 2022 को उनको उनके पद की शपथ दिलवाई। थोड़ी सी डेट जरूर ध्यान रखना कि कब इनको इनके पद की शपथ दिलवाई गई है। और यह राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला तथा पहली जनजातीय महिला है। ये भी ध्यान रखना है कि पहली जनजातीय महिला कहाँ से आती है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। ये भी अब ध्यान रखना है आपको कि जन्म कहाँ हुआ था। और इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी थी। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल रही। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। तो संथाल जनजाति समूह से ये संबंधित है, अर्थात इनका जो संबंध है वो किस जनजाति से है? तो संथाल समूह से है। अब ये भी पूछ सकता है कि संथाल जनजाति कहाँ कहाँ रहती है, तो अब आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट, जगदीप धनखड़ होंगे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। अभी अभी इनका हाल ही में 2022 में ही चुनाव हुआ था इनका भी। तो 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान एनडीए उम्मीदवार को 528, अर्थात 74.36% मत प्राप्त हुए। एनडीए कौन है? एनडीए होती है आपकी जो बीजेपी होती है, बीजेपी को ही एनडीए कहते हैं। और यूपीए कांग्रेस को कहते हैं। तो मत प्राप्त हुआ। और इनका प्रतिद्वंदी कौन थे? तो इनके प्रतिद्वंदी थे मार्गरेट आल्वा, को मात्र 182 वोट ही मिले थे। तो मार्गरेट प्रतिद्वंदी देखो, द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन रहे? तो जसवंत सिंह। और जबकि जगदीप धनखड़ के जो प्रतिद्वंदी बने हैं वो बने हैं मार्गरेट आल्वा। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे कौन? जगदीप धनखड़ साहब। और इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ है। 1989 में जनता दल से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी इन्होंने। तथा झुंझुनू, झुंझुनू राजस्थान का एक जिला है, झुंझुनू से पहली बार लोकसभा सदस्य भी ये बने थे। इनके चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, इसमें अर्थात अब देखो लोकसभा में तो मनोनीत नहीं होते, जो दो सदस्य मनोनीत होते थे उनको वर्तमान में हटा दिया गया है। और जो राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। ये ध्यान रखें। लेकिन यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया हो जाएगी, तो वहां पर ये वोटिंग करेंगे। ये जो सदस्य होंगे वहां पर इनको वोटिंग करने का अधिकार होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा। तो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा कहाँ चलेगी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चलेगी। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य नाथ ठाकरे ने ये पूरे नहीं है, ये पुणे है, पुणे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है। और बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा है। इसके तहत 438 बसों को विस्तृत किया जाएगा, अर्थात 438 बसें चलाई जाएंगी। सीधा सीधा सवाल आपसे बनेगा कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा किस राज्य में चलाई गई? महाराष्ट्र में। यदि वो स्थान पूछ ले तो पुणे से मुंबई के बीच चलाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन, जितने स्टार लगाओगे इतना ही थोड़ा है इसके लिए। यहाँ से सवाल देखो आपके लिए प्री में भी बनेगा, मेंस में भी बनेगा। तो अच्छे से पढ़ के जाना। और डिटेल के साथ तो मैं इसे यहाँ पर ज्यादातर पढ़ा ही दूंगा, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केवल यहाँ पर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा भारत। तो इसका जो आयोजन होगा वो 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में होगा। तो देखो G20 की क्या मेन शिखर सम्मेलन होने से पहले कुछ मीटिंग होती है, जैसे शेरपा की मीटिंग, अलग अलग तरीके से अलग अलग भारत के राज्यों में इसकी मीटिंग होगी और वर्तमान में हो भी रही है। तो वो जितनी सारी मीटिंग हुई है अब तक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको यहीं पर ही बता दूं। तो दिल्ली में होगी। अब देखो, जो 2023 की मीटिंग है वो कहाँ हो रही है? दिल्ली में। 2022 की कहाँ हुई है? तो 2022 की हुई थी इंडोनेशिया। ये ध्यान रखा, इंडोनेशिया। कभी कभी स्टेटमेंट में बनाकर पूछ ले तो। और 2021 की 2024 की मीटिंग कहाँ होगी? 2024 की मीटिंग होगी ब्राजील में। दो डेट, तो आप तीन डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है। 2022 की कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। 2023 की भारत में। 2024 की ब्राजील में हुई। तो उसकी थीम क्या है? थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो रिकवर टुगेदर ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है।
वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो G20 में देश आते हैं, ये यदि कंप्लीट देशों को देखा जाए तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात विश्व की जीडीपी में ये 85% का योगदान देते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये 75% का योगदान देते हैं। विश्व जनसंख्या में ये दो तिहाई है, अर्थात 2/3 भाग पूरा करते हैं विश्व की जनसंख्या। खुद सोचो, चाइना इसमें, भारत इसमें, तो विश्व के दो सबसे बड़े देश तो यही हैं, अमेरिका भी इसमें, कनाडा भी इसमें। तो कुल मिलाकर अच्छे खासे देशों की यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है। तो सामूहिक रूप से इन G20 देशों से मिलकर बना है, अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि आप वैश्विक जीडीपी का रिकॉर्ड देखेंगे तो 85% G20 से आता है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार 75% G20 से होता है। विश्व जनसंख्या में दो तिहाई भाग G20 देशों का है, और सामूहिक रूप से इन G20 देशों से मिलकर ही बना है। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। यह जीडीपी का लगभग कितना 90% शामिल करता है। अब कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे विश्व में अनुसंधान एवं विकास में इसका निवेश 80% है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1999 में किया गया था। किसने इसने क्या, वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके वो है जोको विडोडो साहब, जो कि कहाँ से है, वो इंडोनेशिया से। तो वर्तमान अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे, तो जोको विडोडो साहब यहाँ पर इसके अध्यक्ष होंगे। और ये जो अध्यक्ष है जोको विडोडो साहब, ये भी आपके इंडोनेशिया से। इसमें विश्व की 65% जनसंख्या, 79% व्यापार, ये तो मैंने पीछे ही बता दिया कि इतना व्यापार करती है। देखो 2021 की जो मीटिंग होगी, जो 2021 की मीटिंग हुई थी वो इटली में आयोजित हुई, इसको तो ध्यान रखना चाहो मत रखना चाहे, लेकिन 2022 की आपको याद रखनी, 2022 की इंडोनेशिया में होगी, 2023 की भारत में आयोजित हो रही है, तो 2024 की ब्राजील में आयोजित होगी। देखो ये ट्राइका बनाते हैं, ये ट्राइका। ट्राइका क्या होता है, ट्राइका का मतलब होता है तीन देश। अब ट्राइका में तीन देश कौन होंगे, ऐसा मान लो ट्राइका ये है, तीन देश वे शामिल होंगे जिसमें पिछले हाल ही में G20 की मीटिंग हुई। जैसे कहाँ हुई, इंडोनेशिया में। 2022 की कहाँ हुई, इंडोनेशिया में। अब 2023 की कहाँ हो रही है, तो भारत में। और 2024 की कहाँ होगी, तो ब्राजील में। तो प्रायोगिका में कौन शामिल होगा, प्रायोगिका में ये तीन देश शामिल होंगे वर्तमान में, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अब देखो G20 कंट्री कौन कौन से हैं, ये भी आप देख लो। एक शॉर्टकट की भी है जिससे आप याद रख सकते हैं, जैसे ये जी है, यू है, ये आर है, ये यू है, इसको क्या मिलाकर क्या बोलेंगे, GURU, गुरु। ये जे है आपका, और ये आई, तो गुरु जी। फिर SITA, तो गुरु जी सीता। अब ये आपका ए है, ये आपका बी है। फिर उसके बाद में SSC, ये आपका S और C। फिर FCI और ME में। अब देखो कैसे बनेंगे, गुरुजी सीता अब SSC FCI में है, तो इसका मतलब क्या है, FCI। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, क्योंकि कभी कभी देखो यूपीएससी ने भी यहाँ से सवाल पूछा है कि कौन कौन से देश G20 देश के G20 कंट्री में है, आते हैं या नहीं। और यूपीपीएस पीसीएस तो पूछता ही पूछता है, जो आपका यूपी पीसीएस है वो तो पूछता ही है। तो अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। कैसे, देखो, G फॉर जर्मनी, यू फॉर यूएसए, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूके, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एस फॉर ये सऊदी अरेबिया है, आई फॉर इंडोनेशिया, टी फॉर तुर्की, तुर्की। इसे आप तुर्की अब कहेंगे, टर्की नहीं है, ये तुर्की होगा क्योंकि इसने अपना नाम चेंज कर लिया। और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अर्जेंटीना भी आएगा, ए बी फॉर ब्राजील, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ कोरिया, और सी फॉर कनाडा, एफ फॉर फ्रांस, सी फॉर चाइना, आई फॉर इटली, एम फॉर मेक्सिको, और ई फॉर होता है यूरोपियन यूनियन। तो इस तरीके से याद रखिए, मैप में भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, रशिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया है। फिर उसके बाद है सऊदी अरेबिया, टर्की है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, यूके है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, कनाडा है, यूएसए है, ब्राजील है, और अर्जेंटीना है, उसके साथ साथ मेक्सिको। तो G20 देशों में ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। भारत वर्तमान में G20 में ट्राइका में शामिल है। ट्राइका मैंने बता दिया कि कौन कौन होता है, तो ट्राइका भारत, इंडोनेशिया और इटली का। ये तो 2021 का दिखाया गया है। ओ हाँ, 2021 में जो मीटिंग हुई थी, वो ट्राइका में भारत 2021 में भी शामिल था, और 2022 में, सॉरी, 2022 में भी शामिल हुआ था, और 2023 में भी शामिल होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ट्राइका देश में जो वर्तमान में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत, इंडोनेशिया और इटली तीनों मिलकर ही इस ट्राइका का हिस्सा होंगे। लेकिन ये तो 2022 का हो गया, लेकिन जो 2023 में होगा, इटली का नाम हट जाएगा यहाँ से, और इटली के बाद में कौन आएगा, इटली के बाद में आ जाएगा यहाँ पर ब्राजील, जो 2024 की वहां पर होगी। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ट्राइका में केवल उतने लोग भाग लेते हैं जिनमें हाल ही में कम मीटिंग हुई है, जिनमें वर्तमान में होगी, और जिसमें
आगे होने वाली होगी। वह तीन देशों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंत्रालय ने कहा है कि G20 प्रेसिडेंसी के रूप में भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। अर्थात भारत की ओर से इन लोगों को बुलाया जाएगा, सादर आमंत्रित इनको किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, ये आपको ध्यान रखना है, स्टे सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या क्या होगा देखो, इसके द्वारा सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस कराई जाएगी। वुमेन एंड किड्स अर्थात जो बच्चे होते हैं, औरत होती हैं, उनको ऑनलाइन सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्राइवेसी के लिए अवेयरनेस अर्थात जागरूकता फैलाई जाएगी। और सोशल मीडिया हाइजीन, सोशल मीडिया के तहत सबको जागरूक किया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस अर्थात साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यह एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जिसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाना आसान हो जाएगा। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए नागरिकों को जागरूकता बढ़ाना है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता में संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्य में अनूठी चुनौतियां पेश की हैं। यह अभियान सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सक्षम शिक्षकों, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी आदि को साइबर जोखिम से निपटने के तरीके के बारे में जागरूक करेगा। व्यापक दर्शक तक पहुंचने के लिए अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, अभियान में इन्फो ग्राफिक्स, कार्टून, कहानियों, पहेलियों, लघु वीडियो के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री का प्रसार और माई जीओवी वेबसाइट के व्यापक उपयोग के माध्यम से बढ़ाना इसमें शामिल है। अब देखो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस क्या कहता है? इसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप को पहचानने और समर्थन करने के लिए G20 देशों ने 9 आमंत्रित देशों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को एकजुट किया है। विशेषता क्या है इसकी? तो डीआईए की विशेषता है कि कार्यक्रम में सदस्य देशों में 174 स्टार्टअप होंगे और आमंत्रित देश 6 प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल समाधान के लिए प्रविष्टि भेजे जाएंगे, जैसे एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, फिनटेक, सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा, परिपत्र अर्थव्यवस्था, जिसे अगस्त 2023 में एक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रविष्टियों का मूल्यांकन एक विविध जूरी के द्वारा किया जाएगा और शिक्षाविदों, कॉर्पोरेटर्स, मंत्रियों, निवेशकों से तैयार किया जाएगा, जिसके अंत में प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष 3 नवाचारों को पुरस्कृत किया जाएगा। और तुमको इतना पढ़ना है तो इसको तो थोड़ा सा याद रखना चाहो रख लेना, वरना इसकी कोई जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी आपको। बेंगलोर में हुआ देखो G20 की मीटिंग, जैसे 24 से 25 फरवरी 2022 को पहली G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन हुआ। तो पूछ सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है। और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने संयुक्त रूप से की थी। और G20 की कल्चर मीटिंग हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की गई। तो कल्चर मीटिंग कहाँ हुई? कल्चर मीटिंग हुई मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ये ध्यान रखना। वित्त मंत्रियों की मीटिंग कहाँ हुई? बेंगलोर में, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो अब शेरपा की मीटिंग होगी देखो, शेरपा अमिताभ कांत। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत के द्वारा किया गया। G20 का गठन 1999 में के अंत में के एक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसका उद्घाटन सहस्त्रबुद्धे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष राम भाऊ महालंगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी। ये तो हो गया आपका G20। तो इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मीटिंग इसकी आयोजित हुई है। नेक्स्ट आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे यूपी स्पेशल होगा। तो 16 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उसकी लंबाई कितनी होगी ये ध्यान रखना है, तो 296 किलोमीटर लंबा होगा। कितने राज्यों से कितने जिलों से गुजरेगा उत्तर प्रदेश के? तो 7 जिलों से गुजरेगा उत्तर प्रदेश के। और ये आपको जिले भी याद होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कितने जिलों से गुजरेगा, जैसे चित्रकूट, बांदा, महोबा, बुंदेलखंड के ही सारे जिले हैं क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनना है। तो बुंदेलखंड के जिले हो गए हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। नेक्स्ट, इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई थी? तो फरवरी 2020 में। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में गौंडा गांव के में NH 35 से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक जाएगा, जो अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाकर ये आगे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी। तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी होगी। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखो,
इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी है। इससे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, अब 90 हो जाएगी, क्योंकि पहले 83 थी, अब के 7 बढ़ गई तो कितनी हो गई, वो 90 हो जाएंगे। परिसीमन आयोग ने जम्मू संभाग से 6 सीटों को बढ़ाया है और कश्मीर संभाग में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया है। जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें हो जाएंगी अब। जो अभी तो ये कितनी बनेगी, 90। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, तो अर्थात अनुसूचित जनजातियों के लिए 90 में से 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। और जम्मू कश्मीर में परिसीमन आखिरी बार कब हुआ था, 1995। नेक्स्ट, भारत का पहला अमृत सरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा होगा? तो पटवई, पटवई जगह पड़ती है रामपुर में, रामपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। मैं स्वतंत्र देव सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, अमृत सरोवर का। पीएम मोदी द्वारा मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया था। तो शुभारंभ किसने किया था, तो पीएम मोदी के द्वारा। इसका लक्ष्य पूरा 2023 तक करना। तो अमृत सरोवर, अर्थात अमृत सरोवर क्या कहते हैं, झील, जो झील वगैरह होती हैं, झील के निर्माण में के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है, भविष्य के लिए पानी संरक्षण करना। तो ये जरूर ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या है, भविष्य के लिए पानी संरक्षण करना। इसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है अमृत सरोवर में, जबकि मध्य प्रदेश का दूसरा, और जम्मू कश्मीर इसमें तीसरे स्थान पर, जबकि राजस्थान चौथे स्थान पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी ने 256, गोरखपुर और प्रतापगढ़ ने क्रम से 244 और 231 तालाबों के मामलों में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यदि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गोरखपुर जो है, लखीमपुर खीरी जो है वो 256 पे है, गोरखपुर जो है वो दूसरे पे है, और आपका प्रतापगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में कुल 1.2 लाख, या ये कह लो 1,20,000 अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे, जो देश में सर्वाधिक होंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन गियरबॉक्स। ऑपरेशन गियरबॉक्स क्या है, देखो ऑपरेशन गियरबॉक्स होता है, ये जो आप देखते हैं ना ड्रग वगैरह या अफीम वगैरह की तस्करी करते हैं लोग, उससे संबंधित है। ये अभी हाल ही में क्या हुआ था कि गुजरात में, गुजरात सरकार ने इसी ऑपरेशन गियर बॉक्स के तहत ही नारकोटिक्स के द्वारा 72 पैकेट पकड़े गए थे। इसका मतलब ये है कि जो ट्रक वगैरह होते हैं ना, ट्रक के गियर जो होते हैं, गियर का जो बॉक्स होता है, उसमें इन नारकोटिक्स के द्वारा जो अफीम वगैरह पकड़ी गई थी यहाँ पर, इसको लाया जा रहा था, कहाँ से, दुबई से। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ऑपरेशन गियर बॉक्स पड़ गया। इनको दुबई से ट्रक के गियर बॉक्स में रखकर लाया गया था, इसी वजह से इसे ऑपरेशन गियर बॉक्स। तो ध्यान रखना है, सीधा सीधा पूछ सकता है कि ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है। तो अलग अलग तरीके से वो वहां पर ऑप्शन देगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना है। नशीले पदार्थों को रोकने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 47 में किया गया है। ये अनुच्छेद 47 का हमारे जो भाग 4 है, भाग 4 में जो डीपीएसपी है, अर्थात डायरेक्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका जो प्रतिबंधित किया गया है, इसे अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। नशीले पदार्थ ज्यादातर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तस्करी करते हैं, अर्थात नशीले पदार्थ जितने भी होते हैं, इनकी जो सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। और एनडीपीसी एक्ट 1985 इसी से संबंधित है। पूछ लेगा कि एनडीपी जो आपका एनडीपीएस एक्ट जो है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट, इसमें कुछ कानून भी लाए गए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कानून भी बनाए गए हैं ड्रग वगैरह के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ये 1961 का है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। यूएन कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 का है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैचिंग के लिए पूछ लेता है कि बताओ कौन कौन सा कब निर्मित हुआ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 में लाया गया। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसे बोलते हैं यूएन टॉप 2000 में लाया गया था। तो देखो गोल्डन क्रिसिएट में ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और पाकिस्तान आता है। तो जो सबसे ज्यादा ओपीएम उगाया जाता है, सबसे ज्यादा ओपीएम की इलीगल खेती की जाती है, वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है गोल्डन क्रिसेंट में। और गोल्डन क्रिसेंट में देखो, मैप में देखो जरा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका गोल्डन क्रिसेंट है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान, तो यही है आपका। तो पाकिस्तान, तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन आ रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो ये ध्यान रखना है, ये आएंगे। अब लेकिन एक गोल्डन ट्रायंगल भी बनाते हैं,
तो गोल्डन ट्रायंगल यहाँ भी ओपीएम की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, ये आप देख रहे हैं जो आसियान देश है ये। तो इसमें कौन आते हैं? इसमें आप देखेंगे म्यांमार, म्यांमार को ही बर्मा कह देते हैं। इसी में थाईलैंड आता है, इसी में लाओस आता है, और इसी में ही आपका वियतनाम आता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आएंगे, गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन आएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। तो गोल्डन क्रीसेंट में आपका भारत के पश्चिम में, और गो जो गोल्डन ट्रायंगल है आपका वो भारत के पूरब में, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और यदि आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो मैप आपके जो है मन मस्तिष्क में बसा होगा, तो आपको आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं इसको। और यदि आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, आपकी मैप पर पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना इन चीजों को, तो थोड़ा सा याद रख लें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे हम बोलते हैं PMKVY शॉर्ट में। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखो, केंद्र और राज्य का हिस्सा जो योगदान जो होता है वो किसका है? वो 50-50% का होता है। अर्थात कुल मिलाकर जो ट्रेनिंग में खर्चा होगा वो केंद्र और राज्य बराबर, केंद्र और राज्य के द्वारा बराबर बांटा जाएगा। तो हाल ही में PMKVY का 3.0 वर्जन इसका लॉन्च किया गया, इसी वजह से ये न्यूज में। इसके तहत 3 लाख महिलाओं को स्किल दिलवाई जाएगी, और इसके तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। और देखो, इसमें राज्य और सेंटर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और इसका प्रथम संस्करण जो जारी हुआ था वो देखो 15 जुलाई 2015 को हुआ था। दूसरा संस्करण जो जारी हुआ था वो PMKVY 2.0 के नाम से 2016 से 2020 तक चला था। अब इसका जो तीसरा संस्करण है वो 3.0 चलेगा, वो 717 जिले, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत 40 करोड़ लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए नए निम्न प्रोग्राम भी चलाए गए, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया गया। कब चलाया गया था? तो 15 जुलाई को। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। और थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और भी प्रोग्राम चलाए गए, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी से संबंधित है। इसकी लोन स्कीम इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है हर घर जल प्रमाणन। हर घर जल प्रमाणन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल कई बार भी पीछे एग्जामों में बना, और आगे भी बनने की इसके चांसेस पूरे रहेंगे। जैसे हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। अर्थात प्रत्येक घर में टंकी वाला पानी पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है, ये ध्यान रखना। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। इसका अनावरण PM मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से किया गया था। और लक्ष्य क्या है? 2024 तक सभी के लिए टोटी वाला पानी घर घर पहुंचाना है। आपने अपने शहर में, यदि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में भी देखा होगा कि टंकियां लगनी प्रारंभ हो गई है। सभी के साथ घर पे आप अक्सर देखा होगा कि केबल वगैरह जो पाइप वगैरह है, वो भी बिछा दी गई है, क्योंकि लक्ष्य कब है? लक्ष्य है 2024। तो 2024 तक सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना होगा इसी के तहत। और ऐसा कार्य करने वाला देश का सबसे पहला राज्य जो बना है वो गोवा बना है। और दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव पहले केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। तो राज्य की बात करें तो गोवा, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव को यहाँ पर लाया गया। अब इनको अलग अलग मत देखना, सरकार ने इन दोनों को एक ही मर्ज कर दिया है, तो इसलिए ये अब एक ही है। मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। तो मंडला बना है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला जिला बना। कैसा? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। ये शायद मैंने पीछे भी, ये रिपीट हो गया सवाल, पीछे भी मैंने आपको कराया है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2022 को की गई थी, और 2011 में इसकी साक्षरता कितनी थी? 68% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। ईवी चार्जिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगा? तो बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जो लगा, उसका उसका उद्घाटन किया गया है, वो महाराष्ट्र में किया गया। कब? 9 मई 2022 को। कहाँ? हाजी अली मुंबई में किया गया है। तो महाराष्ट्र में सीधा सीधा पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन पहला बायोगैस से चलने वाले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र। और खाद्य अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? जो खाद्य के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मलमूत्र होते हैं, उसी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। नेक्स्ट, इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये देखो। देखो, इंटरपोल की हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो 90वीं मीटिंग नई दिल्ली में आई थी। इसीलिए मेन पॉइंट बनाता है क्योंकि भारत में ही इसकी मीटिंग हुई थी। पिछली बार यह बैठक भारत में 25 वर्ष बाद, या 25 वर्ष बाद, क्या 25 वर्ष पहले हुई थी, 1997 में आयोजित हुई थी। और इसकी 91वीं बैठक जो होगी वो वियना, ऑस्ट्रिया में होगी।
यहीं पर इंटरपोल अपना शताब्दी दिवस भी मनाएगा। अर्थात वियना जो 2023 की मीटिंग होगी वो कहाँ होगी? वो वियना में होगी। इसी इंटरपोल ने अपना पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है। इसका कार्य एक देश का दुश्मन जब दूसरे देश में चला जाता है तो उसे पकड़ने में उसी उस देश की मदद करती है इंटरपोल जो होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरपोल में ये कुछ नोटिस जारी करती है। अर्थात कितने नोटिस जारी करती है? तो ये 7 नोटिस जारी करती है इंटरपोल। तो इंटरपोल के द्वारा कौन कौन से नोटिस जारी किए जाते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे रेड नोटिस जो जारी करती है ये वांटेड पर्सन के लिए करती है। यदि कोई व्यक्ति जैसे एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो उसको पकड़ने के लिए रेड नोटिस किया जाता है। और उसके बाद में येलो नोटिस होता है जो मिसिंग पर्सन होता है। यदि कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया है उसको ढूंढने के लिए वो येलो नोटिस जारी करती है। ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, यदि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसके लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। उसी तरीके से फिर ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। तो ब्लैक नोटिस किसके लिए? आइडेंटिफाइड बॉडी, जिस बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है उसके लिए वो ब्लैक नोटिस जारी करती है। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी। ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है वो एक तरीके से आप ऐसे देखें, वो वार्निंग पर्सन के लिए जारी किया जाता है। जो वार्निंग एंड इंटेलिजेंस होते हैं ना उनके लिए ये नोटिस जो होता है ये जारी किया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे ऑरेंज नोटिस। तो ऑरेंज नोटिस जो जारी किया जाता है वो आपका इमिनेंट थ्रेट, यदि कहीं से आपको थ्रेट मिल रहा है तो उसके लिए ये नोटिस आपका जारी किया जाता है। फिर आप देखेंगे पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस जो जारी किया जाता है वो मोडस ऑपरेंडी के लिए जारी किया जाता है। ये थोड़ा सा आइडिया रखना बस कि हाँ रेड नोटिस किसके लिए, येलो नोटिस किसके लिए जारी किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, 19 देशों के द्वारा की गई थी। और प्रारंभ में जो इसका नाम था वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग था। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो था वो वियना की राजधानी, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो वियना में ही था। तो 1956 में इसका नाम इंटरपोल पड़ा तथा मुख्यालय ऑस्ट्रिया से निकलकर फ्रांस पहुंच गया, फ्रांस के लियोन में पहुंच गया। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है वो नासर अल रईसी है। और तथा महासचिव जो है वो जर्गन स्टॉक है। भारत जो इसमें शामिल हुआ था वो भारत उसमें आजादी के बाद 1949 में इसमें शामिल हुआ था। इसका प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुना जाता है, जबकि जनरल सेक्रेटरी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत की ओर से इसमें सीबीआई रिप्रेजेंट करती है। अर्थात भारत की ओर से पूछ ले कि कौन रिप्रेजेंट करता है तो सीबीआई भारत की ओर से इसे रिप्रेजेंट करती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं भारत की सीबीआई को। इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स अवार्ड लीडर्स 2023 की मीटिंग देखो कहाँ होगी? देखो हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया। तो सितंबर 2019 में दुबई में हुआ था। और दूसरा संस्करण का भी आयोजन 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। इसका इसका आयोजन जो हुआ है वो सीबीआई अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। और इसमें 44 देशों को सहभागी शामिल होते हैं। अर्थात 44 देशों के सहभागी जो होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। इसका विचार कब दिया गया था? तो 1914 में मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट प्रथम के निमंत्रण पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में हुआ था। लेकिन एस इसे पुनर्जीवित जो किया गया था वो वियना पुलिस के अध्यक्ष थे डॉक्टर जोहान्स सोबर ने किया था। तो डॉक्टर जोहान्स सोबर के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा। जो भूतापीय भूमि के अंदर पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा निकलती है उसी को ही बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी का जो पहला प्लांट लगेगा वो भारत में लद्दाख क्षेत्र में लगेगा। किसके द्वारा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा लगाया जाएगा। कहाँ होगा ये? देखो लद्दाख में भी कहाँ होगा? ये पूगा घाटी में स्थापित किया जाएगा। अर्थात जितनी भी भूमि के अंदर से ऊष्मा निकलती है उसको कंट्रोल किया जाएगा और उसको एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। और पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा निकलती है यह उसके द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाएगी उसी से। और यह ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होगी तथा इसे क्या कहेंगे? हम ग्रीन ऊर्जा के नाम से भी जानेंगे। 7 क्षेत्रों में जियो थर्मल पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। देखो जो पहचान भारत में जो इनकी पहचान की गई है, कहाँ कहाँ? जैसे हिमालयन क्षेत्र में, सहारा घाटी में, कैम्बे बेसिन में, सोन नर्मदा तापी घाटी में, पश्चिमी घाट में, गोदावरी बेसिन में और महानदी बेसिन में इनकी पहचान की गई कि यहाँ पर जियोथर्मल की संभावनाएं जो है, जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाएं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो जियोथर्मल एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी की ऊष्मा। और ओएनजीसी ने खोज की है। तो ओएनजीसी की स्थापना 1955 में हुई थी।
1997 में ओएनजीसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया, जबकि 2010 में इसे ओएनजीसी को ही महारत्ना का दर्जा दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ होगा? तो ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो बनेगा वो पश्चिम बंगाल में बनेगा। इसके अलावा वैदिक तारामंडल का मंदिर भी यहीं पर ही बनाया जाएगा। तो वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुरी, ये आपका मायापुरी मायापुरी में नदिया जिले में बनेगा ये। यह मंदिर 2024 में सबके लिए खोल दिया जाएगा, और यह मंदिर अंकोर वाट मंदिर की जगह लेगा। अर्थात अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट है, तो नहीं, ये दृश्य जो है आपको वो बदलने वाला है। नेक्स्ट, ब्लू प्लैंक सम्मान। तो ब्लू प्लैंक सम्मान किसको मिला? ब्लू प्लैंक सम्मान मिला है जो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन है, अर्थात दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैंक सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी रहे थे। तो यदि ब्रिटेन के पहले कोई भारतीय सांसद बने थे, तो वो दादा भाई नौरोजी ही बने थे। यह सम्मान ऐतिहासिक हेरिटेजों को दिया जाता है। नौरोजी ने इस घर में 8 वर्ष तक वास किया था, तथा इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि ब्लू प्लैंक का संबंध किससे है? तो ये जरूर ध्यान रखना फिर। 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे डी वाई चंद्रचूड़। देखो, इनका कार्यकाल जो होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा। होंगे क्या, अब तो इन्होंने पद ही ग्रहण कर लिया, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल होगा अब आज तक के इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो 2 साल से कम की अवधि के लिए बने हैं, तो इसका मतलब ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए डी वाई चंद्रचूड़ यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के पद को संभालने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए किसी भी हाई देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? तो यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो वो हाई कोर्ट में कम से भी कम 5 वर्ष तक जज के पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक उसने वकील के पद पर उसने कार्यरत रहा हो। तो 2 कंडीशन में वो बन सकता है। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यूयू ललित। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश ललित थे, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को क्या हुए थे, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। और प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, लेकिन इनकी संख्या क्या हुई है, धीरे धीरे बढ़ी है। ऐसे नहीं है जो आज वर्तमान में 34 देखते हैं आप, वो वर्तमान में 34 ऐसे ही नहीं होगी, धीरे धीरे बढ़ी है। तो 8 जज के बाद में देखो कैसे कैसे बढ़ी है। 1950 तक 8 जज थे। 1956 में इनकी संख्या फिर से बढ़ाई गई, 3 बढ़ा दी, 11 हो गए। फिर 1960 में इनकी संख्या 14 कर दी गई। 1978 में 18 कर दी गई। 1986 में 26 हुए। 2009 में इनकी संख्या 31 कर दी गई, और 2019 में इनकी संख्या 34 कर दी गई, और वर्तमान में भी इनकी संख्या कितनी है? वो वर्तमान में भी 34 ही है। जरा देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केसों की संख्या जो है, पेंडिंग जो केस पड़े हैं, वो 71,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है वो अनुच्छेद 124, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। छठवीं ईस्ट एशिया समिट। तो छठवीं ईस्ट एशिया समिट जो हुई वो कहाँ पर हुई? हाल ही में जो इसकी मीटिंग हुई है वो हनोई में हुई है। हनोई कहाँ है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो ये ध्यान रखना, आयोजित की गई। तो देखो, एशिया समिट में जो ईस्ट एशिया में जो देश आते हैं वो कौन कौन से देश आते हैं, जो आप ये तो देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। तो ईस्ट एशिया समिट में ज्यादातर ये ही देश आते हैं, और कुछ अन्य देश भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। अब इसमें भाग किसने लिया है? देखो, इंडिया ने भी भाग लिया है, चाइना ने भी, रशिया ने भी, और यूएसए ने भी इसमें भाग लिया। तो कहाँ हुई छठवीं ईस्ट एशिया समिट? ये जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ हुई, तो वियतनाम के हनोई में ये आयोजित हुई थी। और इसका जो प्रपोजल था पहली बार जो रखा गया, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद साहब, इनके द्वारा दिया गया था। इसके तहत क्या क्या काम किया जाता है? देखो, शिक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, आसियान पर चर्चा की जाती है। और भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका क्या है, फाउंडिंग सदस्य है केवल। नेक्स्ट, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन। तो वो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन जो हुआ था हाल ही में, इसका आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पीएम मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था। तो किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त जो है वो मार्च में किसानों को भेज दी गई उनके खाते में। अब इसके तहत क्या क्या हुआ देखो, एक ही ब्रांड का फर्टिलाइजर लाया जाएगा इसी के तहत। देखो, एक ही ब्रांड का फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट में आ भी चुका है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ई एज मैगजीन, ये ध्यान रखना है कि ई एज मैगजीन का जो संबंध है वो भी इसी से ही है, फर्टिलाइजर से ही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 नवंबर 2018 को की गई थी। इस योजना के तहत क्या दिया जाता है? 6,000 रुपए की राशि
की वार्षिक राशि दी जाती है, वो भी 3 किस्तों के माध्यम से। यह स्कीम सेक्टर सेंटर स्कीम है, अर्थात पूरी तरीके से सेंटर का मामला है, इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो सेंटर के द्वारा ये स्कीम दी जाती है, सेंटर के द्वारा ही पैसा सैंक्शन किया जाता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इससे संबंधित पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, और इसी से संबंधित आपका जो है 600 प्रधानमंत्री किसान सम्मान किसान समृद्धि केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, अर्थात जिसे हम मोम बोलते हैं, हाल ही में इसका जो है इसरो से संपर्क टूट गया, इसी वजह से ये न्यूज में भी है। और कुछ और भी मिशन जो इतने भी चलाए गए हैं नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा या चाइना के द्वारा, ये इनके बारे में भी आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। तो ऑर्बिटर जो था ये, जो मार्स ऑर्बिटर अर्थात मार्स का मतलब मंगल ग्रह के लिए जो हमने परीक्षण के लिए भेजा था, उसका जो है वो नासा से या अर्थात इसरो से उसका संपर्क टूट गया। इसको अब रिकवर भी नहीं किया जा सकता, अर्थात इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, डेड हो चुका है पूरी तरीके से। तो इस मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 5 नवंबर 2013 को हुई थी। भारत ऐसा पहला देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन में सफलता प्राप्त की थी। और भारत एशिया में पहला देश था जिसने पहला सफल मंगल मिशन किया था। और भारत से पहले कौन है, तो भारत से पहले मंगल मिशन भेजा था रसिया ने, अमेरिका ने, यूरोपियन एजेंसी भी ऐसा कार्य कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई भी मिशन पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचा, लेकिन हमारा पहले ही प्रयास में मंगल मिशन पहुंचा था। अब देखो, चाइना ने, जब हमने इसे छोड़ा था 2013 में, तो चाइना ने इसे प्राइड ऑफ एशिया कहा था। प्राइड ऑफ एशिया मतलब एशिया का घमंड। 1971 में मंगल मिशन 2 और 3 सोवियत यूनियन के द्वारा भेजे गए, अर्थात मंगल मिशन 2 भेजा गया 1971 में सोवियत यूनियन के द्वारा, जिसे यूरोपियन यूनियन सोवियत संघ बोलते हैं। जैसे वर्तमान में तो ये खत्म है, वर्तमान में तो केवल क्या है, रसिया। तो मिशन 2 भेजा इसने और मिशन 3 भेजा था। 2020 में नासा के द्वारा परसरवेंस रोवर भेजा गया था मंगल मिशन के लिए। 2021 में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन भेजा गया। सीधा सीधा मिलान करने के लिए भी सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे। 2021 में चीन के द्वारा तियानवे प्रथम मिशन भेजा गया। और मंगल ग्रह के बारे में भी आप कुछ जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग जो लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और इसके दिन का मान एवं अक्षीय झुकाव पृथ्वी के बराबर ही होता है। नेक्स्ट, अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है। इसके केवल 2 उपग्रह हैं, डीमोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, और ओलंपस मॉन्स इस ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया है। अपने अक्ष पर परिभ्रमण का समय जो है वो 24 घंटे 6 मिनट का है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा कर लेता है। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022 कहाँ आयोजित थी, इसके फेवर में आयोजित थी, क्या कारण था लाने का, आप देखो इसे जरा। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा यह समिट बर्लिन में आयोजित की गई, और इसने कहा कि यदि भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सभी को मिलकर कार्य करना होगा। वर्ल्ड हेल्थ समिट अर्थात कौन जारी करवाएगा, वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ, अर्थात डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा ही ये समिट कराई गई। तो इसकी थीम क्या है, थीम जरूर ध्यान रखनी है। थीम है टेकिंग ग्लोबल हेल्थ ए न्यू लेवल। तो टेकिंग ग्लोबल हेल्थ ए न्यू लेवल का कारण देखो, समिट का मतलब ही क्या है, आप जानते हैं कि कोरोना ने सबकी आंखें खोल दी, कि आगे के लिए ऐसा कोरोना टोरोना मोरोना ना आए। उसके लिए पहले से पहले क्या है, इस तरह की समिट, इस तरह के समिट लाकर पूरे विश्व को सुरक्षित करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। फोकस क्या रहेगा, पेंडेमिक ट्रीटी, जो भी आपदाएं आती हैं उनके लिए देखना होगा। पोलियो एरेडिकेशन, पोलियो को कम करना है। डिजिटल हेल्थ पर फोकस करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेना। डेफ एक्सो जो है आपकी 2022 में हुई, इसका आयोजन जो हुआ डेफ एक्सपो का, वो गुजरात 2022 का गुजरात में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है। हाल ही में इसकी जो मीटिंग हुई है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसकी मीटिंग आयोजित की गई। और डिफेंस के मामले में भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आयातक कहाँ से खरीदते हैं, सबसे ज्यादा हम हथियार वगैरह जो खरीदते हैं वो भारत से ही खरीदता है। और सबसे ज्यादा किससे खरीदता है, रूस से। पहले स्थान पर हम रसिया से खरीदते हैं, दूसरे स्थान पर हम फ्रांस से खरीदते हैं, तीसरे स्थान पर अमेरिका का नंबर आता है। तीसरे स्थान पर हम अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। इसी को कम करने के लिए भारत में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। और 5 आयातक देश कौन से हैं देखो, सऊदी अरब है, भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है। 5 प्रथम निर्यातक देश कौन से हैं जो सबसे ज्यादा बेचते हैं, देखो यदि विश्व में हथियार बेचता है कोई, तो सबसे ज्यादा 42% हथियार पूरे विश्व का अमेरिका ही बेचता है। आपने अक्सर देखा होगा जहां भी कहीं युद्ध चलता है या जहां भी कोई थोड़ा बहुत
खींचातानी होती है तो सबसे पहले एंट्री अमेरिका की होती है, क्यों? क्योंकि उसे अपने हथियार बेचने हैं। उसके बाद में रूस का नंबर आता है, फ्रांस का, जर्मनी का, फिर चाइना का। भारत का यह कदम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है। और थीम है पाथ टू प्राइड, अर्थात पाथ टू प्राइड इसकी थीम होगी। और इसमें 53 अफ्रीकन देशों को भी शामिल किया गया है। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म अंडर, अर्थात आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या क्या करते हैं हम देखो। रिवाइज रिवीजन करते हैं, अर्थात रिवाइज करते हैं एफडीआई का। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा एफडीआई लाने का प्रावधान है डिफेंस एक्सो में, वो 49% से लेकर 74% लाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाई जाएगी। रिडक्शन इन डिफेंस इंपोर्ट्स, अर्थात जो हम भारत से आयात करते हैं हथियारों को, उनमें कमी लाई जाएगी। और वर्तमान में आप देख भी रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत हम ज्यादातर काम क्या कर रहे हैं, भारत में ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कॉर्पोराइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अर्थात जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्डों की ज्यादा से ज्यादा स्थापना भारत में ही की जाएगी। नेक्स्ट, विश्व बैंक की शोध नीति और भारत में गरीबी का आकलन। तो भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है, कैसे करते हैं? देखो, विश्व बैंक के अनुसार भारत में 2011 में 22.5 की तुलना में 2019 में 10.2 में गरीबी जो है वो 12.3% कम हुई है। अर्थात कहने का मतलब ये है, पिछले हाल के वर्षों में 2019 तक गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 12.3 की कमी आई है। अब एसडीजी में गरीबी का स्थान पहला है, अर्थात जो एसडीजी हैं, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें गरीबी को कहाँ रखा गया है? पहले ही स्थान पर रखा गया है। अर्थात पूछ ले कि पहला गोल कौन सा है आपका, तो सबसे पहले आप नो पॉवर्टी, अर्थात पहले गरीबी को समाप्त करेंगे सबसे पहले। तो ये ध्यान रखना है आप। और ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि आपको 17 के 17 गोल आपको याद होने चाहिए। उनका लक्ष्य क्या है, किसने जारी किए हैं? तो लक्ष्य क्या है, 2030 तक उनको प्राप्ति करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब गांव में शहरों की अपेक्षा है, लेकिन गरीबी जो है वो गांव में शहरों की अपेक्षा घटी है। ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा गरीब शहरों की अपेक्षा कहाँ रहते हैं भारत में? गांव में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गरीबी का जो स्तर है वो शहरों की अपेक्षा गांव में कम हुआ है। तो 2011 में गांव में गरीबी 26.3% थी, जो कि 2019 में कितनी हो गई? 11.6% हो गई। जबकि शहरों में जो गरीबी थी 2011 में, वो 14.2% थी, और जो 2019 में कितनी हुई है? 6.3%। लेकिन देखो, कम तो हुई है यहाँ भी, लेकिन इतनी कम नहीं हुई जितना कि ग्रामीण क्षेत्र में ये कमी देखी गई है। शहरों में गरीबी का स्तर लगातार घटता आ रहा है, जबकि गांव में पहले गरीबी का स्तर घटा, लेकिन 2019 के बाद में फिर से बढ़ना प्रारंभ हो गया। कारण 2020 का कोरोना, ये इसका कारण, मेन कारण तो यही रहा। और नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में, 21 को ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो भारत की रैंक है, भारत की रैंक 62वीं है। कितने देशों में? 107 देशों में से। फिर है कि एक और प्रोग्राम है एनएमपीआई, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को नीति आयोग प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा? एनएमपीआई इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अनुसार बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, और जबकि सबसे अमीर भारत में देखा जाए तो केरल राज्य है। तो सबसे गरीब देश, गरीब राज्य बिहार, और सबसे अमीर राज्य भारत का केरल राज्य है। नीति आयोग ने जारी किया बहुराष्ट्रीय आयामी गरीबी सूचकांक। तो देखो, नीति आयोग का बहुराष्ट्रीय गरीबी आयामी सूचकांक क्या कहता है? इसके अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार है, दूसरे स्थान पर जो नाम आता है वो झारखंड का आता है, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। अब आप पीछे भी, मैं आगे आगे बताऊंगा पीछे क्या। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 2022 जो जारी हुई है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नीचे से टॉप कर रहा है। खुद सोचो कि कितना हमें न्याय मिल पाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, काम करने की आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। तो पहले स्थान पर केरल है इसमें, दूसरा स्थान गोवा ने हासिल किया है, तीसरे स्थान पर आपका जो देखने को मिलेगा वो सिक्किम मिलेगा। केरल में कोट्टायम एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। नेक्स्ट, CCDCOE, अर्थात नाटो, अर्थात इसे बोलते हैं नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में इसमें 5 मई 2022 को शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना। अर्थात दक्षिण कोरिया जो है CCDCO में, ये नाटो का ही एक प्रोग्राम है, इसमें शामिल होने वाला। ध्यान रखना, नाटो में शामिल नहीं हुआ है दक्षिण कोरिया, केवल किसमें? CCDCEO में ये शामिल हुआ है। तो दक्षिण कोरिया इसमें शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो देश हैं तथा 5 गैर नाटो देश इसमें शामिल हो गए हैं।
भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। बिहार के पूर्णिया में स्थित परोरा में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किया गया। इसकी लागत जो है वो 105 करोड़ रुपए है। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र होगा। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले में मक्का का उत्पादन बिहार में के उत्पादन का 80% होता है। अर्थात कुल मिलाकर पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, अररिया और किशनगंज जिला, 4 जिलों में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अर्थात कह लो कि मक्के का उत्पादन बिहार के उत्पादन का 80% यहाँ पर ही होता है। तो बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे इसी वजह से। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 मंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा सीधे सीधे। तो पांचों के पांचों मंत्र आपको ध्यान होनी चाहिए। आने वाले 25 सालों में के लिए पंच प्राण पर अपनी शक्ति, संकल्प और सामर्थ्यों पर केंद्रित है। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो 5 संयंत्र दिए गए और इन्हीं के तहत ही जो 5 मंत्र दिए गए इन्हीं के तहत ही हम 2047 तक हमने अपने आप को विकसित देश करने का लक्ष्य रखा है। तो दो विकसित देश बनने का लक्ष्य कब का है भारत का? 2047 तक। कौन कौन से 5 लक्ष्य हैं देखो? किसी भी कोने में गुलामी का कोई अंश न रह जाए, ये भी आपका लक्ष्य है। स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है पूरी तरीके से। अपनी विरासत पर गर्व करना है। एकता और एकजुटता बनाकर रखनी है। नागरिकों के कर्तव्यों को पहचानना है और उनसे कर्तव्यों को करने के लिए अपेक्षा की जानी है। और बड़े सपने होने चाहिए। कहते हैं ना कि बड़े सपने देखने चाहिए इंसान को। जैसे आप भी सोचते होंगे कि यार यूपीएससी की जॉब करता या यूपीएससी की तैयारी करता तो यूपी जो आपके जो पीसीएस वगैरह है वो तो आराम से ऐसे ही निकल जाते। तो वही काम होता है कि जो यदि आपके सपने बड़े होंगे, टारगेट आपका बड़ा होगा, तो छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं वे तो अपने आप ही पूरे होते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको अपना टारगेट कितना रखना है? अपना टारगेट बड़ा रखना है। और यही मूल मंत्र है। इन 5 प्रणों को 2047 तक पूरा करना होगा ताकि भारत 2047 तक क्या हो सके? एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सके। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष इसका तीनवां अर्थात तीसरा संस्करण जारी हुआ। इस श्रेणी में इनोवेशन की श्रेणी में, अर्थात इनोवेशन का मतलब होता है जो आप रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें सबसे शीर्ष पर कौन है? तो कर्नाटक। दूसरे नंबर पर है मणिपुर। तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़। तो ये ध्यान रखना है। यदि ये कोयले की बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक आता है, पूर्वोत्तर भारत की श्रेणी में आपका मणिपुर आता है और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका चंडीगढ़ का नाम आता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने शीर्ष सार्वजनिक नीति टैंक टैंक सदस्य डी जो आपका वी के सारस्वत जो है आपके सदस्य जो हैं, और सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर है, वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इसे जुलाई 2022 में जारी किया गया था। अब देखो जो परमेश्वरन अय्यर है ये मैंने आपको लेटेस्ट बताया, हालांकि ये उस समय पर नहीं थे, ये इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो इनसे कंफ्यूज मत होना। ये वर्तमान को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पर नाम जोड़ा गया है। यह नवाचार सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित होता है। कौन कौन से हैं देखो? मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा एवं कानूनी वातावरण, ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार। तो इतना ध्यान ना रख पाओ तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि सूचकांक कितने स्तंभों पर कार्य करता है। जैसे एचडीआई के कितने स्तंभ है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने स्तंभ है? 3। उसी प्रकार से आप नवाचार सूचकांक के भी 7 स्तंभों को याद रखना। नेक्स्ट, इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी और पूर्वी राज्यों के में। जैसे अभी आपको पीछे बताया मैंने कि राज्यों की श्रेणी में प्रमुख स्थान कर्नाटक का है, पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर का है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रहा, और निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़। अर्थात नीचे से टॉप किसने किया है? बिहार ने, उसके बाद उड़ीसा ने और उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित अनंगताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित, जो अनंगताल झील है वो उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। जैसे दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इस ताल का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा किया गया था, कब? 1060 ईस्वी के आसपास। इन्होंने ही 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। इस बात की जानकारी चहमान नरेश सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। पूछ ले कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी तो इस बात का क्या प्रूफ है? तो प्रूफ है चहमान नरेश सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख का। तो बिजोलिया अभिलेख से ही इस बात की जानकारी मिलती है कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी। अम्बेडकर सर्किट बनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अम्बेडकर सर्किट। तो अम्बेडकर साहब देखो, अम्बेडकर सर्किट जो बनेगा वो दिल्ली
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बनाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा? देखो इसमें इसे पंच तीर्थ नाम दिया गया। अम्बेडकर सर्टिफिकेट का ही संबंध किससे है? पंच तीर्थ से। जिसके तहत अम्बेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? महू। शिक्षा कहाँ पूरी हुई थी इनकी? लंदन में। चैत्य भूमि, चैत्य भूमि कहाँ थी? मुंबई में। दीक्षा भूमि, नागपुर। महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो दिल्ली में इनको शामिल किया जाएगा, अर्थात पंच तीर्थ में ही इनको शामिल किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 मऊ में, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो 1931 और 1930, 1931 और 1932 में हुए थे। कहाँ? लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन्होंने तीनों में ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 का पूना समझौता अम्बेडकर और महात्मा गांधी के ही बीच हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन का सुझाव भी जो आरबीआई के लिए इन्होंने ही दिया था, अर्थात हिल्टन यंग कमीशन जो बनाया गया था वो किसके सुझावों पर बनाया गया था? वो अम्बेडकर साहब के सुझावों पर ही आरबीआई के लिए ही बनाया गया था। 1936 में पहली बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये निर्वाचित हुए थे, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनके द्वारा प्रमुख जनरल कौन कौन से हैं? ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जनरल इनके द्वारा छापे गए थे। जैसे मूक नायक को इन्होंने 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में। और प्रमुख किताब भी आपको ध्यान रखनी है। तो अनहिलेशन ऑफ कास्ट बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये पहली पुस्तक है इनकी। द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई द हैव बिकम अनटचेबल, बुद्धा एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वोमेन। और प्रमुख संस्था भी इनके द्वारा बनाई गई थी, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की गई थी। और इसी दिन 1923 में कुछ और भी हुआ था। जैसे आप ध्यान रखते हैं, एक तरीके से जो आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 में की थी। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल 2022 को बी आर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये भी ध्यान रखना है कि समानता दिवस किसकी याद में मनाया जाएगा? तो अम्बेडकर साहब की याद में मनाया जाएगा। कब? किस सरकार के द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पृथ्वी दिवस अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो देखो तेलंगाना में सचिवालय बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव साहब है। तो देखो ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 3, या फिर आपका जो तीसरा डे चल रहा है आपका, ये आपका पूरा हो जाता है। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है, कि पता है कि आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और वहां से आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर पीपीटी के रूप में आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैंने आपको पीछे बताया कि डॉक्यूमेंट के रूप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अपडेट कर देता हूँ मैं उसको, और उसके बाद में आपको बस आपको डॉक्यूमेंट के रूप में चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। क्योंकि यदि आप मोबाइल से नहीं पढ़ना पढ़ना चाहते कभी कभी, क्योंकि किसी किसी को आदत नहीं होती मोबाइल से पढ़ने की, तो उन्हें क्या है, पेपर पर ही चाहिए। तो इसी वजह से आप वहां पर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेरी में कोई भी क्वेरी आ रही है, तो आप वहां पर आप मुझे या तो मेल कर देंगे, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी वहां पर बता सकते हैं। तो उसका समाधान भी किया जाएगा। किसी भी प्रकार के यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है, तो आप वो भी आप बता सकते हैं। तो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।